बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अगला लेसन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र, मानव नेत्र क्या होता है बच्चों? मानव नेत्र हमारी एक ज्ञानेंद्रिय होती है जो किसकी तरह कार्य करती है, जो वस्तु को देखने का कार्य करती है। लेकिन इसका अगर हम साइंस के उससे देखें तो इसकी प्रोसेसिंग जो है वो किसकी तरह होती है, कैमरे की तरह होती है। ठीक है, वस्तु पे तुम लोगों को मैं दिखाई दे रही हूँ, मुझे तुम दिखाई दे रहे हो, क्यों? क्योंकि हम पे लाइट पड़ रही है, लाइट जो टकराता है तुम्हारी आंखों के मानव नेत्र में जो नेत्र लेंस होता है उस पर टकराती है, फिर उससे अपवर्तित होकर वो कहाँ मिलती है किरणें? रेटिना पर, जिसे बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? पर्दा कहते हैं। ठीक है, तो पर्दे पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। इसके बाद आता है इसमें मानव नेत्र हो गया। फिर ये बताओ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कौन बच्चा बताएगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में। स्वस्थ आपका निकट बिंदु जो होता है उसे तो कहते हैं, कितनी आती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हमारी स्वस्थ नेत्र होता है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट पढ़ लेता है, उससे पास की वस्तु को देखने में उसे परेशानी नहीं होती। और जो दृष्टि विस्तार होता है वो कहां से कहां तक होता है, यानी कि ये तो हो गया निकट बिंदु, इसे क्या कहते हैं? निकट बिंदु। और दूर बिंदु कहाँ होता है? निकट बिंदु और दूर बिंदु कहाँ होता है बच्चों? अनंत पर। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? हमारी दृष्टि विस्तार। अनंत से 25 सेंटीमीटर तक का जो रेंज होती है उसको कहते हैं दृष्टि विस्तार। इसके बाद आते हैं दृष्टि दोष। जब व्यक्ति की आंख खराब हो जाती है, बोलचाल की भाषा में यही तो बोलते हैं, आंखें कमजोर हो गई, तो उसमें क्या होता है? जब उसकी जो मानव नेत्र लेंस होता है, मानव नेत्र के अंदर जो दिखाई देता है ना काले रंग का गोल वाला पोर्शन, उसे कहते हैं नेत्र लेंस। जब उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, घट जाती है, तो प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे पीछे बनता है। ठीक है, तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, धुंधली दिखाई देती है, जिसे कहते हैं दृष्टि दोष। ये 2 तरीके का होता है, एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, ऐसे तो 5 तरीके का पढ़ाया था मैंने आपको, लेकिन यहाँ जो मेनली है वो 2 तरीके का होता है। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी, उल्टा है इसमें नाम में, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। देखिए इसका नाम निकट क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से निकट बन जाता है, पहले बन जाता है। किरणें नहीं है और प्रतिबिंब यहाँ बनना था आर पे, तो यहाँ ना बन के ये क्या बन जाती है? यहाँ मिल जाती है वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है किंतु पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। दिखाई तो देंगी लेकिन धुंधली दिखाई देंगी, तो उस केस में प्रतिबिंब, लेकिन इसका नाम दूर दृष्टि दोष क्यों रखा है? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना से दूर बनेगा। यहाँ इसका प्रतिबिंब बन गया, जबकि बनना कहाँ चाहिए था? रेटिना। ठीक है, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस है।
फिर एक होती है जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता उम्र के साथ हो जाती है लोगों की आंखों में, आजकल बहुत आमतौर पर जनरली यही बीमारी चल रही है। इसमें क्या होता है, दोनों आईसाइट एक साथ वीक हो जाती है, दूर की भी और पास की भी। तो जब दोनों आईसाइट वीक होती है तो उसको क्या बोलते हैं, जरा दूरदृष्टिता। और इस केस में कौन सा, दोनों लेंस एक साथ द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं, मतलब डबल फोकल लेंथ वाले चश्मे, जो लेंस होगा उससे उसके बने हुए चश्मे का यूज करते हैं। इसके बाद इसमें आता है वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद वो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 5, 6 और 7। इस घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं। और जो हमें पैटर्न प्राप्त करना होता है, कलर्स का बैंड जो मिलेगा उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। किस क्रम में प्राप्त होता है, विब्ग्योर। नीचे की तरफ से शुरू होता है विब्ग्योर, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange और F for red। इसी के कारण हमें क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है बरसात के बाद, वो भी स्पेक्ट्रम ही होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट लेसन पर विद्युत। विद्युत क्या होता है बच्चों, विद्युत की परिभाषा सबने याद कर रखी होगी। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को, समय है ना, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन विद्युत धारा के लिए विद्युत तो पढ़ लिया आपने। अब ये बताओ आवेश कहां से आया, आवेश क्या होता है, ये तुमने 8th तक पढ़ा होगा। किसी वस्तु पर वह गुण जिसके कारण वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, चाहे वो विद्युत बल से खींचे चाहे चुंबकीय बल से, वो क्या कहलाता है, इसमें आवेश कहलाता है। जैसे तुम्हारे टीचर ने तुम्हें जब 6, 7, 8 में पढ़ाया होता है, वो कंघा सिर में करा और उसे कागज के पास छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाए तो कंघे पे चिपकने लगते हैं। तो क्यों चिपकते हैं, क्योंकि आवेश होता है उसमें। तो ये आवेश प्रवाह वही वाला आवेश है, ठीक है यहाँ पे। तो विद्युत आवेश की प्रवाह दर जो होती है उसको कहते हैं विद्युत धारा, यानी कि I बराबर हो गया हमारे पास Q/T। अब आवेश का मात्रक क्या था, कूलम्ब, और इसका मात्रक क्या है, T का टाइम का सेकंड। तो धारा का मात्रक होना चाहिए कूलम्ब प्रति सेकंड, है ना। लेकिन M के सिस्टम में I का मात्रक होता है एम्पीयर, ठीक है। ये एक अदिश राशि होती है। अच्छा, किसी परिपथ में इसको मापने के लिए किसका यूज करते हैं, विद्युत धारा को किससे नापते हैं, इसके मापने का यंत्र जो होता है उसे कहते हैं अमीटर। अमीटर जो होता है निम्न प्रतिरोध का होता है और किसी भी सर्किट की, हमेशा याद रखना, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी दूसरी वस्तु विद्युत बल का या चुंबकीय बल का अनुभव करे उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वो सब क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इसके बाद आते हैं हम विभव। विद्युत स्थितिक विभव। एकांक आवेश मतलब एक कूलम आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर, अनंत से ला रहे हैं यहाँ से यहाँ तक लाना है हम लोग, ये विद्युत क्षेत्र है, तो जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। कि V बराबर हो गया W/Q। W का मात्रक क्या होगा? कार्य का ऊर्जा हो गई ना, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। जूल हो गया और आवेश का कूलम, ठीक है। लेकिन इसका मात्रक जो आता है हमारे पास, इसे ये ना लिख के हम क्या लिखेंगे? इसको वोल्ट होता है इसका मात्रक, ठीक है। और इसको नापते किससे हैं? वोल्ट मीटर से नापते हैं। वोल्ट मीटर से मापा जाता है कि कितनी वोल्टेज है। सुना होगा तुमने बोलचाल की भाषा में, जो बिजली वाले आते हैं पूछते हैं कितनी वोल्टेज है ना, तो इसे वोल्ट मीटर से नापा जाता है। और इसका प्रतिरोध कैसा होता है? उच्च प्रतिरोध होता है और ये हमेशा सर्किट के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये समांतर श्रेणी में जोड़ा जाएगा और वो श्रेणी क्रम, इसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, ठीक है। सर्किट का चित्र बनाते टाइम जब भी कल कोई विद्युत प्रेरित ड्रॉ करने आए तो ध्यान रखना कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। अब अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर ही दो बिंदु ले लिए जाएं, एक ए है और एक बी है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को लेके जा रहे हैं, q आवेश को, तो इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसमें क्या कहते हैं? विभवांतर। विभवांतर V बराबर होता है कोई W/Q, इसका मतलब है वोल्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं ओम का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं फिक्स कर दी जाए, नियत कर दी जाए, बदली ना जाए, यानी भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? उसकी लंबाई हो सकती है, उसके परिक्षेत्र का क्षेत्रफल हो सकता है और उसका ताप हो सकता है, ठीक है। तो अगर इनमें कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा जो होती है, धारा उसकी शुरू पर उत्पन्न वोल्टेज के समानुपाती होती है। या हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि चालक तार की सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा की समानुपाती होती है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I हो गया। जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, यहाँ आता है R, V इक्वल टू I, जहाँ R को क्या कहते हैं? चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं और इसका प्रतिरोध का मात्रक होता है यहाँ पर ओम, क्योंकि इसकी खोज किसने करी थी? ओम ने करी थी, तो इसका मात्रक क्या है? ओम। और इसे ऐसे करके भी बना देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? दो क्रम होते हैं, संयोजन मतलब जोड़ना। प्रतिरोधों के संयोजन के दो क्रम होते हैं।
दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है बच्चों, मानिए 3 प्रतिरोध हैं, ये R1, R2, R3। एक जहां खत्म हो रहा है वहां से वहीं से दूसरा शुरू हो रहा है, दूसरा जहां खत्म हो रहा है वहीं से तीसरा शुरू हो रहा है। ये बैटरी लगा दी हमने, प्लग की, सॉरी। तो ये क्रम जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम। तो इस केस में अगर हम इसका कंबाइंड टोटल को निकाले प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं जिसे, तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, सिंपली जोड़ देते हैं, R बराबर सीधा सीधा जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर चौथा लगा होता है तो उसे भी ऐड कर देते, पांचवा लगा होता है इसी में जोड़ते रहते, ठीक है, प्लस R4 कर देते, R5 कर देते। जबकि समांतर क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में तीनों में एक ही धारा प्रवाहित होगी, धारा को एक ही रास्ता मिलता है, आई गई, इसमें से भी आई निकलेगी, इसमें से भी आई और इसमें से भी आई। लेकिन श्रेणी समांतर क्रम में क्या होता है, 3 रास्ते मिलते हैं। धारा आई वगैरह के, यहाँ से धारा को 3 रास्ते मिलेंगे। यहाँ पर एक में R1, R2 और R3, तो धारा को इसमें I1 गई, इसमें I2 और इसमें I3 गई। लेकिन वोल्टेज जो शुरू का वोल्टेज होगा वही एक से रहेगा। इस केस में I सेम रहता है और वोल्टेज अलग अलग होंगे, तीनों के पॉइंट अलग अलग है ना। इसके लिए V1, इसके लिए V2 और इसके लिए V3। और इस केस में तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर चौथा जुड़ा लग रहा होगा प्रतिरोध तो क्या करेंगे, प्लस 1/R4, जो पांचवा लग रहा होगा तो प्लस 1/R5। विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? जब ऊर्जा बह रही है, धारा बह रही है तो क्या होगा, तार गर्म हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, तार जो गर्म हो जाएगा यानी इसको ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो उसे ही हम तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब जब धारा बहती है तो विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, क्यों, क्योंकि
आवेश प्रवाहित होने पर, इनकी धारा बहने पर क्या होता है, जब काम हो रहा है ना